यार इनको बोल के भेजा था तुरंत आ जाना क्लास में। क्या? ऐसा भी होता है क्या? तो पहले बता देते मुझे, मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ। हम्म, एक बार ज्वाइन करके देखना, ऐसा थोड़ी होता है कोई। नहीं, मुझे लगा वो फिर चीज बदलनी पड़ेगी तो बीच में वो कॉन्सेप्ट टूटेगा, क्योंकि वो अभी 5-7 मिनट चलेगा। क्या? अरे वो तो क्लास स्टार्ट होने के बाद सो जाना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यार ये सही बताया आपने तो। यार मैं तो ज्वाइन कर लेता हूँ यार। ये तो अभी भी नहीं आया, 1 बज गया, अब तो अब ज्वाइन करके देखो ना। यार ये आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे आ गए, रहने दो, टेंशन मत। क्या? क्या चीज? क्या चीज नया नया है? कौन? क्यों, नेट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ क्या? आज? चलो, हरे कृष्णा बच्चों। ये 2 वीडियो क्यों आ रहे हैं? दो, पता नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी ये 4 ही आए हैं, जबकि उधर ज्यादा थे। बोल के भेजा था ना बेटा उनको तो अकाउंट्स का लिंक नहीं गया होगा क्या इनके पास? आ गए आ गए। आ जाएंगे शायद, चाय नाश्ता कर आ गए आ गए। चल, अभी एक रह गया, आ जाएगा वो। चलो मुद्दे पर आते हैं। चलो, हरे कृष्णा बच्चों। बेटा हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। फिर गए। बच्चों लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसके बारे में? बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में। ये रहा। चलो अब सारे बच्चे देखो। बेटा क्या बोल रहा है, कितने का सेट खरीदा? 50 लाख का असेट खरीदा, और 50 लाख रुपए के असेट को परचेज करने में सालवेज वैल्यू 5 लाख रुपए और लाइफ 5 साल, ठीक है ना? गवर्नमेंट ग्रांट कितना मिला?
10 लाख। ये बोल रहा है जनरल एंट्री बनानी है, अगर एंटिटी बताओ क्या करती है, कॉस्ट से रिड्यूस करती है। अब आप देखो, ये बताओ, मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। मान लो ये एंटिटी ने क्या किया, एक असेट परचेज किया फर्स्ट ईयर, बोला 2 साल की अकाउंटिंग करके दिखाओ फर्स्ट ईयर। बेटा एक असेट खरीदा तो एंट्री क्या बनी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख रुपए। चलो आगे, मान लो ये फर्स्ट अप्रैल 2011 को ही खरीदा इसने, बिगनिंग में ही खरीदा। ये बताओ इसी तारीख को बताओ क्या मिल गया आज, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, कितने रुपए, 10 लाख रुपए। किस लिए मिला, इस असेट्स को खरीदने की वजह से गवर्नमेंट ने हेल्प की, अदरवाइज नहीं करती गवर्नमेंट। तो बताओ आपको असेट कितने की पड़ी, 40 लाख की। आपको थोड़ी 50 लाख की, क्योंकि कोई आप 50 लाख की चीज लाए और कोई आपको कितने रुपए लौटा के चला गया, 10 लाख रुपए लौटा कर चला गया, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी आई वो 40 लाख वैल्यू की। तो बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास उस 10 लाख रुपए को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, 2 में से मुझे जो सुटेबल लगता है मैं उसके अकॉर्डिंगली उसे रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। तो बताओ हमारी एंटिटी को क्या सूट किया, लास्ट में लिखा हुआ है रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट, कॉस्ट से कम कर दिया। तो बताओ एंट्री क्या बनी, बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स 10 लाख रुपए। बताओ मेरे पास असेट कितने का रह गया, 40 लाख का। इस 40 लाख के असेट को बताओ मैं क्या करूंगा, 5 साल में डेप्रिशिएट करूंगा। पर ईयर डेप्रिशिएशन कितना हो गया, अरे असेट को ही रिवर्स कर दिया। अगर आप फिक्स असेट अकाउंट देखो तो पता है क्या हुआ उसमें, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख रुपए और असेट अकाउंट में बाय बैंक 10 लाख रुपए, और नेट कर दो तो 40 लाख रुपए आ गए। डेप्रिशिएशन बताओ कितना लगेगा हर साल, 7 लाख। बेटा 40 लाख माइनस 5 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, 7 लाख रुपए हर साल लगने वाला है अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। चलो ठीक, बेटा मैं ईयर एंड में गया 31 मार्च 2012। बताओ मैंने एंट्री क्या करी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अमाउंट रुपीज 7 लाख, 7 लाख रुपए से डेप्रिशिएट कर दिया। आ रही कहानी समझ में, 7 लाख रुपए से डेप्रिशिएट कर दिया। ये बताओ जल्दी से अगली एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अमाउंट रुपीज 7 लाख। मैं मेरे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो बताओ P&L में कितने रुपए दिखाऊंगा, या मैं हटा देता हूं यहां से, इधर दिखा देता हूं। मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो P&L में कितना दिखाऊंगा, टू डेप्रीशिएशन कितने रुपए, 7 लाख। बेटा जब मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा फर्स्ट ईयर एंड में, तो बताओ असेट्स कितने की दिखाऊंगा, कितनी, 33 लाख। बोलो समझ में आ गया, 33। सेकेंड ईयर में बताओ, ये पूरा 2 साल की अकाउंटिंग करके दिखाओ। तो बताओ 2 साल की अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग क्या होगी, अरे कुछ नहीं होगा, ईयर एंड में जाओगे और खरीदना पड़ेगा, कुछ है नहीं, ईयर एंड में जाओगे डेप्रिशिएट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। आपको नहीं लगता यही 2 एंट्री रिपीट हो जाएंगी। P&L में बताओ क्या इंपैक्ट आएगा, डेप्रिशिएशन कितने रुपए, 7 लाख रुपए। बैलेंस शीट में असेट कितने की आएगी, 26 लाख, 26 लाख। समझ में आ गया, ये एज इट इज रहेगा, ये 26 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो 2 ईयर की अकाउंटिंग करके आपको प्रोवाइड करनी है। चलो मैं आगे ये बताओ अंडर दिस मेथड क्या गवर्नमेंट ग्रांट P&L में नजर आ रही है क्या। पहले इस मेथड में जब मैंने गवर्नमेंट उसको असेट में से लेस करके दिखाया तो क्या गवर्नमेंट ग्रांट P&L में नजर आ रही है क्या, आ रही है बेटा, गौर से देखो। बाय वे ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्जेस। अरे भाई साहब अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती तो कितना आता, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 5 साल तक लगता है। गवर्नमेंट ग्रांट मिली और आपने बताओ क्या किया, उसे असेट की कॉस्ट से हिट कर दिया, तो बताओ कितना हो गया, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। यानी 5 साल तक क्या गवर्नमेंट ग्रांट P&L में आ रही है, हाँ डायरेक्ट तो नहीं आ रही, लेकिन इनडायरेक्टली वो P&L में आ रही है। कैसे आ रही है,
डेप्रिसिएशन चार्ज को कम दिखाते हुए आ रही है बात समझ में। तो अब शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी। बेटा ये देखो, यहां पर मैंने क्या कहा था, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में हम यही तो डिस्कस कर रहे थे। द ग्रांट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कंसर्न इन अराइविंग एट इट्स बुक वैल्यू। आ गया। जब आपको इस तरह से गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो बुक वैल्यू पर जाने के लिए आप क्या करोगे? अरे बुक वैल्यू पर जाने के लिए क्या करोगे आप? बेटा ग्रॉस वैल्यू में से गवर्नमेंट ग्रांट को लेस करोगे। द ग्रांट इज दस रिकॉग्नाइज इन पी एंड एल ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। कैसे? ये बोल रहा है इस केस में गवर्नमेंट ग्रांट पी एंड एल में आएगी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट। कैसे? बाय वे ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्जेस। शायद अब बात समझ में आ गई होगी। अब तो मुझे लगता है याद करने में भी दिक्कत नहीं है। ये मैंने कहा ये बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा बीच में। तो ये आपका बेटा, ये देखो इस क्वेश्चन में एंट्री बोलो, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या मानते हुए, इसने हालांकि डेट्स नहीं दे रखी, मतलब क्या मानते हुए? बिगिनिंग में खरीदा गया है, ये मानते हुए इसका आंसर दिया गया था। बोलो रिवर्स एंट्री। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में बेटा मेंशन किया था उसने कि यहाँ पर कॉस्ट में से आपको रिड्यूस करना है। एंटिटी ने डिसाइड किया है, दो तरीके हैं, दोनों में से जो चाहे वो फॉलो कर सकती है। तो ये आ गया आपका फिक्स एसेट्स वाला फंडा। बोलो ईयर एंड में मैंने क्या किया? डेप्रीशिएशन लगाया, फिर ये पी एंड एल में चला गया, ये हो गई अकाउंटिंग। फिर दूसरे साल डेप्रीशिएशन लगाया, पी एंड एल में चला गया। बोलो ये क्या हो गई? दूसरे साल की अकाउंटिंग। तो इस तरह से अकाउंटिंग डन। क्या गई क्या बात दिमाग में? ये अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई पहले साल की और दूसरे साल की, और ऐसे आगे तक करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट इन केस ऑफ फिक्स एसेट्स। पहले मेथड में जब आपने बताओ क्या किया, कॉस्ट से रिड्यूस किया। एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी आप ये नहीं करना चाहते तो बताओ क्या कर सकते हो? बोलो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रीशिएबल एसेट्स आर ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। मैंने कहा था आप उसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर कर सकते हो। बोलो डेफर्ड इनकम। अब इनकम में तो बताओ कहां जाएगी? बोलो पी एंड एल में जाएगी। लेकिन खाली इनकम नहीं, बताओ कौन सी इनकम है? डेफर्ड इनकम। तो इसका मतलब कई सालों के पी एंड एल में जाएगी। अरे जाना, अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट बताओ कितने रुपए थे अभी जो पिछले क्वेश्चन में 10 लाख रुपए थे, तो मैंने कहा इसे डेफर्ड इनकम ट्रीट करो, कॉस्ट से रिड्यूस मत करो। तो इनकम है तो पी एंड एल में जाएगी, और क्योंकि डेफर्ड किया है तो कई सालों के पी एंड एल में जाएगी। विच इज रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने इसे डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर कर दिया, तो ये कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। लेकिन कैसे जाएगी? ऑन सिस्टमेटिक एंड रेशनल बेसिस पर, यानी सही तरीके से जाएगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आया उठा के डाल दिया। ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। आ गया समझ में? इसे पूरा कर लो जिनके पास बुक है। इन रेशो ऑफ डेप्रीशिएशन, इन रेशो ऑफ डेप्रीशिएशन, इन रेशो ऑफ डेप्रीशिएशन। बेटा आपका एएस बोलता है अगर आपने डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर किया है तो ये कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पे रेशनल एंड सिस्टमेटिक बेसिस पर ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स इन प्रोपोर्शन या इन रेशियो ऑफ डेप्रीशिएशन। चलो आगे। ये कहना क्या चाह रहा है इसको समझो। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है इसके लिए। एग्जांपल नंबर 2 बताओ। Z Limited purchase a fixed assets amount rupees 50 lakh which has the estimated useful life 5 years with the salvage value of rupees 5 lakh. On purchase of assets, government grant it a
10 लाख, क्या बोल रहा है? अरे पिछला वाला ही है, सेम सारी की सारी बातें वही लिख दी। इसका मतलब केवल बदलाव कहाँ पर आएगा? लास्ट में। पूरा पास जर्नल एंट्री वही की वही क्वेश्चन उठा के दोबारा प्रिंट कर दिया। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 ईयर इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। ये बोल रहा है वही ऊपर वाला क्वेश्चन प्रिंट कर दिया। ये बोल रहा है भाई साहब ऐसा करो, उसी सिचुएशन में ये मान कर चलो कि अगर डेफर्ड इनकम मान लिया तो क्या होगा, और पहले 2 साल की आप अकाउंटिंग एंट्री करके दिखा दो। चलो पहले 2 साल की एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट ईयर, मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में एंट्री क्या होगी? भाई खरीदा मैंने तो एंट्री क्या होगी? असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख रुपए। बेटा मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया 10 लाख रुपए का, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इसी एंट्री को रिवर्स कर दूं जो कि इस क्वेश्चन ने मुझे मना कर दिया। तो बताओ अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो डेबिट होगा क्योंकि आपकी जेब में पैसा आया है, टू DGG डेफर्ड इनकम। अब तो इनकम का नाम पता है ना, गवर्नमेंट ग्रांट। भाई हम इनकम इनकम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं रेंट रिसीव तो रेंट रिसीव ही लिखते हैं फिर। तो ये आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट रुपीज 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऑल्टरनेटिव नंबर 2 पिक किया तो बेटा मेरी असेट की वैल्यू इंपैक्ट नहीं हुई, असेट पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। मैंने एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया और गवर्नमेंट ग्रांट को उसमें डाल दिया। मुझे बताओ अगर मैं असेट को डेप्रीशिएट करूंगा तो असेट कितने से डेप्रीशिएट होगी? 9 लाख से। अरे भाई साहब असेट पर कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। तो मैं अगर असेट को डेप्रीशिएट करूंगा तो 50 लाख माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 लाख रुपए हर साल का डेप्रीशिएशन बनता है। मुझे ये बताओ अब आगे एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कितने रुपए? 9 लाख। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 9 लाख रुपए। चलो मैं आगे बताओ अगली एंट्री। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन 9 लाख रुपए, ये भी गया। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन 9 लाख रुपए, ये भी गया। अगला पॉइंट बोलो बेटा। अब ये तो असेट का हिसाब किताब हो गया, लेकिन इस असेट्स के लिए डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मिली है जिसे मैंने असेट की कॉस्ट से हिट नहीं किया। बताओ मैंने क्या किया? उसे सेपरेट एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं क्या करूं बेटा? इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्योंकि मैंने इनकम ट्रीट किया है तो ये पी एंड एल में जाएगी। कैसे जाएगी? रेशनल बेसिस पर जाएगी। वो रेशनल बेसिस क्या है? आपका एएस बोलता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ असेट्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, यानी 5 साल में। किस रेशो में? इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रीशिएशन। जैसे डेप्रीशिएशन लगाया, बताओ डेप्रीशिएशन हर साल 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख लगेगा, तो ये भी 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो बेटा ये 10 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख। बताओ एंट्री क्या होगी? DGG अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अमाउंट रुपीज 2 लाख। खत्म। आया समझ में? यही। अब बताओ अगले साल की एंट्री क्या होगी? ये लास्ट की 3 एंट्रियां अगले साल फिर रिपीट हो जाएंगी, अगले नेक्स्ट 2 इयर्स में या आने वाले कई सालों में रिपीट होती रहेंगी। मैं अगर पहले साल का पी एंड एल बनाऊं तो बताना पी एंड एल में क्या आएगा? 2 कितना बाय DGG 2 लाख। बैलेंस शीट बताओ DGG अनअमोर्टाइज पोर्शन कितना हो गया? 8 लाख। इसको क्या बोलते हैं? अनअमोर्टाइज पोर्शन। बेटा अगर किसी चीज को किस में ले जाने की इच्छा है, आपको पी एंड एल में ले जाने की इच्छा है, और आपने क्या नहीं किया, पूरा एक साथ पी एंड एल में नहीं ले गए, तो उसका जो भी पोर्शन किस में बाकी है बैलेंस शीट में, उसको क्या बोलते हैं? अनअमोर्टाइज पोर्शन। अनअमोर्टाइज का मतलब ये जाना तो है पी एंड एल में लेकिन अभी नहीं गया। जल्दी से बोलो यहाँ पर असेट्स कितने का आएगा? 41 लाख का। चलो मैं आगे। मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था कि चाहे मेरा प्रेजेंटेशन बदल जाए लेकिन उनके फाइनल इम्पैक्ट्स सेम रहेंगे, तो आपको नहीं लगता? बेटा पिछले केस में पी एंड एल पे बताओ कितने रुपए आ रहे थे यार? इस बार तो 7 लाख नहीं आ रहे।
अरे आया समझ में बेटा? नेट इम्पैक्ट देख लो, 7 लाख की आ रहा है। पिछली बार बैलेंस शीट में बताओ असेट कितने की आ रही थी? 33 लाख की। नेट इम्पैक्ट देख लो कितने की आ रही है? 33। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी को हिट करने वाला है, इसी के लिए मिला है, आपने उसको अलग तरीके से दिखा दिया। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा था। तो जो आपको सूट करता है बेटा, जो आपको अच्छा लगे वो आप चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहां पर क्या बोला है इसने? ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रीशिएबल एसेट्स आर ट्रीटेड एज deferred income which is recognized in P&L statement of P&L on systematic basis over useful life of the assets। समझ में आ गया? तो ये लाइन समझ में आ गई? क्लियर? ये बताओ ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ये याद करना है आपको, ठीक है ना? मुझे लगता है याद हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बताओ गवर्नमेंट ग्रांट नॉन डेप्रीशिएबल एसेट के लिए हो। हाँ हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, बताओ गवर्नमेंट ग्रांट नॉन डेप्री, आपने कहा साहब अगर नॉन डेप, जैसे लैंड के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, तो फिर आप बोलोगे साहब अब कैसे? क्योंकि वो बोल रहा है अगर डेप्रीशिएबल एसेट है तो डेप्रीशिएशन के प्रोपोर्शन में उसकी लाइफ में ले जाओ, लेकिन एसेट तो डेप्रीशिएबल ही नहीं, अब क्या होगा? तो बोल रहा भाई साहब फिर तो पीएनएल में कुछ जाना ही नहीं है। तो फिर ऐसा करो आप, अगर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो दो तरीके हैं, या तो एसेट की कॉस्ट से कम कर दो, और नहीं करना चाहते तो किसमें ट्रांसफर कर दो? फिर डीजीजी में नहीं जाएगा, फिर कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और ये कैपिटल रिजर्व में ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये असेट का डेप्रीशिएशन किस में नहीं जाना? पीएनएल में जानी नहीं है असेट। जब ये पीएनएल में नहीं जानी तो वो गवर्नमेंट ग्रांट भी पीएनएल में नहीं जाएगी। बस तो जहां असेट है वहीं वो पड़ा रहेगा। आया समझ में? तीसरा पॉइंट काट दो, ये आपको नहीं करना, कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूजन आएगा और कुछ भी नहीं। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बेटा टेंशन मत लो, मैं लास्ट में 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, या तो मेरे से गलती हो गई, मैंने स्टार्ट कर दी लगा था। बताओ। हाँ नहीं, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से को पहले से अपनी तरफ से बता देता हूँ ताकि आप अपने मन को शांत कर पाओ, जो मुझे विचलित दिख रहा है। मैं लास्ट के 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा आप लोगों को, मुझे पता है कहीं जाना है। हालांकि टिफिन यहीं पड़े रहते हैं, लेकिन नीचे आप मौसम मौसम देख के खाना खाओगे, तो आप लोग खा लेना। 10 मिनट मेरे और आने वाले, हाँ 15 मिनट लो, हो गया आधा घंटा। तो आप उस आधा घंटे को सोचते हुए यहाँ मन लगाओ। हालांकि कल से बीच में मैं आपको 5-7 मिनट देखूंगा देना या नहीं देना। लेकिन आज तो क्योंकि अब कोई सेंस बनता नहीं है, तो आज तो करो, कल से कोशिश करेंगे बीच में कुछ गड़बड़ करें। तो बेटा अब आने वाले आधा घंटे को देखो, ये बंद कर देना यार। अच्छा वो बाहर रहने दो अभी वो। चलो मैं आगे। तो मैंने एक बात आप लोगों से कर डाली, बताओ क्या अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, फिर नेचर, कैश में मिलेगी या फिर हाँ काइंड में मिलेगी। तो कैश में बात की है किसके लिए? स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स के लिए मिलेगी। अगर स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स के लिए मिली तो आप दो तरीके से उन्हें रिपोर्ट कर सकते हो, या तो आप कॉस्ट में से माइनस करके दिखा सकते हो, या फिर आप हाँ। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। मुझे लगता है यहाँ तक की बात क्लियर सबके दिमाग में। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, अब बेटा दूसरी बात करते हैं। पॉइंट नंबर बताओ कितना हो गया?
पॉइंट नंबर 7 लिख लो आप। पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7, जिनके पास वो नहीं है बुक। पॉइंट नंबर 7, प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। चलूं आगे। बेटा कहना क्या चाह रहा है उस पर दिमाग लगाते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, इसमें ये बोल क्या रहा है? देखो, गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए मिली? रेवेन्यू खर्चे के लिए मिली। पढ़ो एक बार वो क्या लिखा हुआ, एक बार रीड कर लो जल्दी से, फिर दोबारा उसको रिविजिट करेंगे। जल्दी से पढ़ लो इसे क्या लिखा हुआ। कर लिया रीड? इतनी सी बात है बस। अब देखो इसको वापस आते हैं अभी, इसको देखो आप। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट अभी किसके लिए मिली थी? असेट्स खरीदने के लिए तो इस एएस में कवर हो गई कैसे क्या क्या प्रेजेंटेशन होगा वो आपने देखा। अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? मान लो किसी स्कूल को गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब ऐसा करना, तुम मिड डे मील प्रोवाइड कर देना बच्चों को। अब बताओ मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अरे खर्चा आएगा। क्या उससे कोई असेट बनेगी? क्या कुछ नहीं बनेगी भाई। जो भी आएगा राशन का सामान वो सब खा पी जाएंगे, या तो बच्चे खा जाएंगे नहीं तो टीचर खा जाएंगे। ठीक है ना? और इंडिया में आपको पता है ज्यादा कौन खाता है? बच्चों को तो बेचारों को कुछ देते ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्यों किया बताओ मिड डे मील का प्रोविजन? बेटा अब गरीब लोग बताओ क्या सोचते हैं? कौन बच्चों को पढ़ाने भेजे? करेंगे क्या पढ़े लिख के? ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाएंगे। अब पढ़ लिख के करेंगे क्या? उनके दिमाग में यही रहता है कि भाई हमारे साथ हमारे काम में हाथ बटाएंगे बच्चे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, दो पैसे घर पे ज्यादा आएंगे। अब ऐसा नहीं है, वो सोच समझ नहीं भाई, रिसोर्सेज नहीं है। तो गवर्नमेंट को लगा बताओ क्या करना चाहिए, एक मिड डे मील का प्रोविजन लाना चाहिए। एटलीस्ट बच्चों को तो भेजेंगे वो किसके चक्कर में? खाने के लालच में। और खाने के लालच में बताओ फिर टीचर क्या करेंगे? उनको पढ़ाएंगे। देखो एक्चुअली जितनी भी सरकारें हैं स्कीम तो बताओ सबकी क्या है, सालों से बढ़िया है, लेकिन वो बेटा उनका मतलब आप रियल ग्राउंड पर वो लोग वैसा नहीं कर पाते जैसा वो लोग सोचते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा बताओ क्या है? कि हम सारे के सारे बेटा करप्ट है, हम सारे के सारे। अब वो करप्शन इतना ज्यादा है कि वो प्रोग्रेस में अब ब्लेम करते रहो किसी को भी। बताओ आप करप्ट हो या नहीं हो? हम भी करप्ट हैं, आप भी करप्ट हो, सब करप्ट है। आप करप्ट कैसे हो? आप अपने काम के साथ ईमानदारी करते हो क्या? बेटा आप लोगों का काम केवल और केवल इस एज में पढ़ना है। पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, खुद तो 1 रुपया कमाते नहीं हो। दोनों टाइम खाते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छी कोचिंग में आ रहे हो, एसी में बैठते हो। किसके पैसे पर? पेरेंट्स के पैसे पर। और उन्होंने आपको एक पर्पस दे रखा है पढ़ने का, वो आपका होता नहीं। आलस आता है, नींद आती है, मौसम अच्छा होता है, 50 बहाने होते हैं। ना पढ़ने के 50 रीजन है हमारे पास, पढ़ने का एक नहीं है। तो इसका मतलब बताओ हमारे तो बेटा ब्लड में अभी से करप्शन है। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ये पेरेंट्स को बोल दें। और अगर हम आ रहे हैं तो फिर इतनी हिम्मत नहीं कि ईमानदारी से पढ़ाई कर सके। तो इसीलिए ये नहीं कि आप ये मत समझो कि पैसा घूस में लेना ही करप्शन होता है। बेटा अपने काम के साथ बेईमानी करना भी तो क्या है, जो सब कर रहे हैं। ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मुझे जैसा करना चाहिए शायद मैं वैसा नहीं कर रहा। तो करप्शन सब जगह पर है और उसी का खामियाजा हम लोग भुगतते। आप लोग भी भुगतते हो, हम भी भुगतते भुगतते कभी कभी, सब लोग जो भी करते। अब बताओ गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई कि भाई यहाँ पर बच्चे आएंगे उसके उसके खाने के लालच में, पढ़ेंगे लिखेंगे चले जाएंगे। तो बताओ आपको नहीं लगता स्कूल क्या भलाई के लिए खर्चा कर रहा है क्या? अरे गवर्नमेंट पैसा दे रही है इसलिए खर्चा कर रहा है। इनको क्या पड़ी स्कूलों को? पढ़ो तो पढ़ो वरना मत पढ़ो। तो ये बताओ
स्कूल ने खर्चा किया तो बताओ एंट्री क्या की? अरे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी खर्चा किया व्हाटएवर अमाउंट पूरे साल में खर्चा किया, मान लो 10 लाख रुपए खर्च की पूरे साल में। क्लियर है? कहाँ चला जाएगा ये? पीएनएल में चला जाएगा ये। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस 10 लाख रुपए। बताओ ये 10 लाख खर्चे किए क्यों इन्होंने? अरे गवर्नमेंट के कहने पर कि तुम कंडीशन फुलफिल करना, हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे। बताओ इन्होंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए पकड़ा दी, तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। आ गया पैसा। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट बताओ क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो भाई रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक काम करने के बदले मिली, क्या? खर्चा करने के बदले। कैपिटल रिसिप्ट कैसे हो जाएगी? समझ में आ गया? खर्चा करने के बदले में मिली, उससे एंटिटी को तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि एंटिटी को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, 50 काम करने होते, तो गवर्नमेंट की बातें भी माननी पड़ेंगी। तो बताओ मैं मेरे पीएनएल में क्या दिखाऊंगा? टू एक्सपेंस अमाउंट रुपीज 10 लाख और बाय गवर्नमेंट ग्रांट रुपीज 10 लाख। बोलो आ गया समझ में? 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दूंगा। क्या गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख रुपए से ज्यादा मिल सकती है क्या? अरे कैसे मिल जाएगी भाई साहब, जितना खर्चा किया है उतनी तो मिलेगी। तो हाँ, उससे कम हो सकती है कुछ सिचुएशन में। मान लो गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं आपने तो कुछ बिल फर्जी बनाए, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं होगी इतना कंफर्म है, लेकिन हम इक्वल मानकर चल रहे हैं। चलो मैं आगे। तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ग्रांट किसके लिए मिल रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिल रही है। तो बताओ क्या करनी चाहिए? शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना? या तो सेपरेटली या अंडर हेडिंग ऑफ अदर इनकम लिखा हुआ है उसमें। ऑल्टरनेटिवली आप एक काम और कर सकते हो। बताओ क्या कर सकते हो आप? बेटा अपने पीएनएल में टू एक्सपेंस अमाउंट रुपीज लेस गवर्नमेंट ग्रांट, बोलो 10 लाख। और बताओ क्या करके दिखा दो? आपको कौन सा सिस्टम अच्छा लग रहा है? बोलो पहला वाला या दूसरा वाला? मतलब पहला वाला। दूसरा वाला ये कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ये सही ट्रीटमेंट नहीं है। मैं क्यों स्किप करूंगा? मैं क्यों खर्चे को नलीफाई करके जीरो करके दिखाऊंगा? अरे बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैं अपने खर्चे को जीरो करके नहीं दिखाऊंगा। तो हालांकि ठीक है एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे रखा है उन्होंने, लेकिन हम पहली अप्रोच को ही सुटेबल मानते हैं और हम या तो सेपरेटली दिखाते हैं या फिर अंडर हेडिंग ऑफ अदर इनकम इसे शो करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर देखो इसने जो लिखा है, ये बोल रहा है ग्रांट related to the revenue are sometimes represented as credit in P&L either separately या फिर under heading of other income। ऑल्टरनेटिवली आप माइनस करके भी दिखा सकते हो एक्सपेंस से, कोई काम की बात नहीं है। क्या आ गई बात समझ में? इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। क्यों जोड़ रहा हूँ उसका रीजन ये है। अच्छा ये कौन सी अप्रोच से डील किया मैंने? सर नींद आ रही है खतरनाक वाली। ये कौन सी अप्रोच से डील किया मैंने? जल्दी बोलो। अक्रूवल मैंने बताई नहीं थी, मैंने तो अप्रोच ही तो बताई थी। सर कल से गैप दे देना पक्का बेटा, भगवान की कसम कोई दोहराई नहीं है। अगर क्लास एक साथ लगी तो भी 10 मिनट का गैप दूंगा, चिंता ही मत करो। आज पता नहीं कैसे गलती हो गई मेरे से, इस गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं भगवान की कसम खा के बैठा हूँ, ठीक है? पहली क्लास में जो आपके हाव भाव थे वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, ठीक है? तो आज अब कितने मिनट रह गए? 18 मिनट रह गए। मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। 18 मिनट प्लीज कोऑपरेट कर दो मुझे। तो ये बताओ कौन सी अप्रोच? बेटा दो बताई थी, कैपिटल अप्रोच और रेवेन्यू अप्रोच। तो कौन सी अप्रोच है? रेवेन्यू अप्रोच। अक्रूवल अच्छा वापस आ जाओ। यहाँ पर अरे च्युइंगम मुंह में पानी पी गया बेटा? पानी च्युइंगम निकाल के यहाँ चिपकाओ फिर पानी कहीं वो कई बार गलती चली जाती है अंदर। बैड मैनर्स, ठीक है ना? कभी भी सारे सुन लो, काम की बात है। कभी हम च्युइंगम खा रहे हैं और प्यास लगा है,
क्योंकि उसमें वो है ना, रस खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। फिर भी आदमी की प्रकृति है, वो 25 पैसे पूरे वसूल करना चाहता है, किसी भी कोने में रहना नहीं चाहिए। तो आप पानी पियो तो उसे पहले निकालो, फिर बेंच के नीचे चिपकाओ, फिर पानी पियो, फिर बोतल बंद करो वापस। हाँ मैंने किया हुआ है बेटा। उससे क्या होता है, वो रस और थोड़ी देर में हवा में जाता है ना, रस बढ़ जाता है फिर उसमें। सर आपने किया है क्या? नेक्स्ट, यहां पर क्या बोल रहा है, द इनकम अप्रोच अंडर विच अ गवर्नमेंट ग्रांट इज टेकन टू इनकम ओवर वन और मोर पीरियड। यहां पर बोला इसने वन और मोर पीरियड, यहां जबकि जब हमने यहां डिस्कशन किया तो ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोला। बेटा जब ये पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, 7, पॉइंट नंबर 7 में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 7 में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बताइए आप लोग, क्या इस पॉइंट नंबर 7 में अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट करती थी क्या? सर ये अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट क्या है? बेटा अभी अभी मैंने थोड़ी, मुझे पीएनएल में लेके जाना है। अच्छा कितनी गवर्नमेंट ग्रांट मिली? 10 लाख, और मैं पीएनएल में कितनी ले गया? 10 लाख। बेटा अभी इस रेवेन्यू वाले एग्जाम्पल में बच्चों को मिड डे मील खिलाने के लिए बताओ कितने रुपए खर्च करने को कहा गवर्नमेंट ने? 10 लाख। बताओ मैंने खर्चा कितना कर दिया? 10 लाख पूरा खर्चा कर दिया। तो क्या इस केस में जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया, अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट करती थी क्या? इसमें तो कुछ था नहीं। मान लो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी सिचुएशन में, क्योंकि उसने वो बात लिखी है तो वो काम की बात है, उसको भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऊपर उसने इनकम अप्रोच में लिखा 1 पीरियड और मोर पीरियड। गवर्नमेंट ने आपसे कह दिया कि भाई हम ऐसा करते हैं, वह आपको मिड डे मील बच्चों को देना है आने वाले 5 साल तक। सरकार 5 साल के लिए आ गई, तो 5 साल तक देना है, 5 ईयर तक। और आप मान लो 10 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से, बताओ गवर्नमेंट ने कितने दे दिया आपको? मान लो 50 दे दिए, इसी साल 50 दे दिया। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसने वर्ड लिखा तो उसको भी जस्टिफाई करना जरूरी है। बोलो मान लो 50 लाख दे दिए, 2 लाख 2 साल के लिए दे दिया है, जो भी वो है। 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, तो 10-10 लाख रुपए आप हर साल खर्च करते रहना। तो बताओ मैंने जब खर्चा किया इस साल के एंड में कितना खर्चा किया? 10 लाख। तो एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए बताओ कहाँ जाएंगे मेरे? अरे पीएनएल में आ गए 10 लाख रुपए। ठीक है। और अभी मैंने कहा था डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को मैं क्या ट्रीट करूंगा? सेपरेट इनकम और पीएनएल में सेपरेटली शो करूंगा उसे, मैं नेट करके नहीं दिखाऊंगा। तो बताओ मैं पीएनएल में कितना ट्रांसफर कर दूंगा? अरे 10 लाख। अच्छा मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो एंट्री क्या बनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। बेटा अब की बार मैं गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लिखूंगा। अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट, अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट कब आएगी सर? बेटा सीरियसली पूछ रहा है मजाक में? ऐसी खाने की गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आएगी, ठीक है ना? ऐसी आती तो मैं लेके घर पे बैठा होता। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मैंने कहा ना, मैं एक वर्ड को जस्टिफाई कर रहा हूं। बच्चा पिछले केस में बताओ मैंने क्या किया था? पिछले केस में बोलो, 10 लाख और 10 लाख पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब की बार बताओ क्या है? 50 लाख। मान लो 5 साल के लिए दे दिया गवर्नमेंट ने कि बच्चों को खाना खिलाते रहना। अब बताओ मैं इस साल क्या करूंगा? एंट्री डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल कितने रुपए? 10 लाख। तो 10 लाख यहां आ गए। तो बताओ पीएनएल में टू एक्सपेंस आया और बाय डीजीजी आया, और बैलेंस शीट में बताओ डीजीजी कितना? 40 लाख रुपए। ये क्या है? अनअमोर्टाइज अमाउंट। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में हमेशा अनअमोर्टाइज अमाउंट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, हमेशा नहीं करेगा। हाँ अगर वो मोर देन 1 ईयर के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट दे देती है तो हो सकता है आपका डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट करे, अदरवाइज नहीं करेगा। चलो मैं आगे।
नेक्स्ट ईयर बताओ क्या होगा? अरे फिर मैं 10 खर्च करूंगा, फिर इसमें से उठा के 10 पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। बताओ, ऐसे 5 साल तक गवर्नमेंट ने मुझे कहा था कि आप 10-10 लाख रुपए खर्च करते रहना और मैं पीएनएल में ट्रांसफर करता रहूंगा। शायद मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? अगर ऐसा होता है तो आपका डेफर्ड क्रेडिट भी एग्जिस्ट कर सकता है। किस केस में? रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट के केस में डेफर्ड क्रेडिट भी एग्जिस्ट कर सकता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है। चलो मैं आगे, एक काम और हो गया। तो हमने बताओ दूसरे किसके बारे में पढ़ा? गवर्नमेंट ग्रांट मॉनेटरी नेचर की है और किसके लिए मिली? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली तो बताओ सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? पी एंड एल में चली जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, वो मोर देन 1 ईयर की मिल जाती है, तो कुछ पोर्शन उसका पी एंड एल में चला जाएगा और कुछ पोर्शन अनअमोर्टाइज क्रेडिट के रूप में बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। चलो मैं आगे, ये एक पॉइंट और क्लियर। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को जल्दी से बोलो, यहां तक क्लियर सबका? बेटा फास्ट। चलो कितनी बातें करनी थी हमें? 3 बातें। तो 2 बातें हो गई उसमें से, मैं खाली अभी कैश की बात कर रहा हूं, तो 2 बातें हो गई। अब हम चलते हैं मुद्दे पर, तीसरा पॉइंट नंबर 3। बोलो जल्दी से, प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या है? बोलो। प्रमोटर, अच्छा प्रमोटर का मतलब ओनर। ओनर किस में कंट्रीब्यूट करता है? कैपिटल में। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। बेटा एंट्री क्या बनेगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मान लो मैंने ही पैसा लगा दिया सारा, तो एंट्री, ये पॉइंट नंबर 8 हो गया, जो भी है आपका नेक्स्ट अपने हिसाब से पॉइंट नंबर 8। मैंने उसमें 100 करोड़ रुपए लगा दिए। बताओ एंट्री क्या की मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मेरी बैलेंस शीट में बताओ क्या आ गया? कैपिटल आ गया, और लाइबिलिटी साइड में, सॉरी एसेट साइड में कैश आ गया। कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए का। बताओ वो धीरे धीरे किस में बदलता जाएगा? कैश, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, लैंड, धीरे धीरे वो कैश बदलता रहेगा। अच्छा वो जो मेरा कैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बैलेंस शीट में जो जो आइटम है वो मेरी कैपिटल की वजह से है। मैं 100 करोड़ रुपए कहां लगाऊंगा? बैकवर्ड एरिया में या सही जगह पर जहां से रिटर्न इमीडिएटली आने लगे? भाई मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, बैकवर्ड एरिया में जाऊंगा और वहां 100 करोड़ रुपए फंसा दूंगा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा रिटर्न। अब ये बताओ, क्या बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? वो किसकी जिम्मेदारी है? बेटा वो गवर्नमेंट की, क्योंकि आम आदमी वहां जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आम आदमी जाएगा तो एक प्रॉब्लम आएगी कि रिटर्न्स आने ही नहीं है, रिटर्न्स नहीं आने तो पैसा फंस जाएगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। अब अगर बैकवर्ड एरिया डेवलप नहीं होंगे, अगर बैकवर्ड एरिया डेवलप नहीं होंगे तो बताओ प्रॉब्लम क्या आएगी? बेटा सारा लोड शहरों पर पड़ेगा, फिर शहर भी कितना लोड झेलेंगे। और फिर आप देखते हो चोरी चकारी, ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि लोड एक्स्ट्रा पड़ जाता है शहरों पर, और वहां पर पब्लिक पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर आदमी उल्टा सीधा काम करने लगता है। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि भैया ऐसा करो शहरों पर भी लोड ना पड़े, तो उसके लिए बैकवर्ड एरिया डेवलप कर दो, तो वहां के लोग वहीं रुक जाएंगे, तो शहर में आएगा ही कौन? हमारी इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम रही कि हमने इनिशियली बताओ किस बारे में नहीं सोचा? बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट हमारे स्टार्टिंग से ही दिमाग में नहीं रहा। पुरानी सरकारों ने बताया क्या किया? कुछ सेंटर्स डेवलप कर दिए, मेट्रो सिटीज के नाम से कुछ सेंटर डेवलप कर दिए, और बताओ उन सेंटर पर उनका प्रचार प्रसार कर दिया, अन सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। उसे हुआ क्या? वहीं पर सब जनता वहीं पर आने लगी। आज देखो मुंबई की हालत क्या है, दिल्ली की हालत क्या है, ठीक है ना? बैंक, ये इसीलिए तो हुए क्योंकि किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया। भाई साहब जहां लोग हैं वहां रोजगार पहुंचा दो ना। इंडस्ट्री को जरूरी थोड़ी कि जयपुर में ही लगे, दौसा में भी लग सकती है, भरतपुर में भी लग सकती है। जब जयपुर में ऐसे कौन से, जयपुर में कौन सी नई बिजली आ रही है जो बिजली का मीटर में बिल नहीं आएगा? कौन सा स्पेशल पानी आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन थॉट नहीं थी ऐसी, तो ये गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से शहरों पर लोड बढ़ा और आज भी बैकवर्ड एरिया ही रह गए। अब गवर्नमेंट को लगा नहीं बैकवर्ड एरिया डेवलप करने चाहिए, शहरों पर लोड बढ़ रहा है। बैकवर्ड एरिया में कहा जो भी आपके इंडस्ट्री है उनको कहा भैया इंडस्ट्री लगाओ जाकर। उन्होंने इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचा, पता चला 100 करोड़ लगेंगे, हम तो नहीं लगा रहे, रिटर्न तो आना नहीं है। अब बेटा वो लगाना नहीं जा रहे,
गवर्नमेंट ने कहा सुनो पैसा लगाओ, तुम जितना लगाओगे उसका 50% हम देंगे तुम, और तुमसे मांगेंगे भी नहीं, समझ में, एक्सेप्शनली। अब भाई आप गड़बड़ नहीं करोगे तो हम मांगेंगे भी नहीं आपसे। तो बताओ पैसा कितना लगेगा, बड़ा 50 करोड़ मेरा लगेगा, 50 करोड़ गवर्नमेंट लगाएगी, और उससे जो सारी एसेट्स बनेंगी वो सारी की सारी मेरी होंगी, उससे जो बेनिफिट आएंगे वो सारे के सारे मेरे होंगे। तो बताओ मेरी जब कॉस्ट ही आधी हो गई, मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही आधा हो गया, तो फिर मैं दिमाग लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल लगाऊंगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ओनली 50 करोड़ रुपी है, जबकि रिटर्न्स मुझे 100 करोड़ पर आने वाले हैं। तो ठीक है ना, थोड़ी सी हेडेक ही तो है, बियर कर लेंगे। प्रोफेशनली तो अनस्किल्ड लेबर तो गांवों में मिल ही जाएगी, स्किल्ड लेबर शहरों से हायर कर लेना। 1 लाख रुपए मिल रहे हैं किसी सीए को, कितने देना? 2 लाख, 50 बार आएगा। इंजीनियर को मिल रहे हैं 2 लाख, 4 लाख देना, 50 बार आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी थोड़ी धूल खाते फिरते हैं आदमी इधर से उधर। विदेशों में आदमी पैसा कमाने क्यों जाता है? बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए तो वो अकेला पड़ा रहता है बंद कमरों में, फ्रस्ट्रेट होता रहता है, लेकिन वहीं टिका रहता है। वो सोचता है 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल का या जो भी काम है 5 साल कर लो, उसके बाद अपने शहर चलेंगे देश, फिर एंजॉय करेंगे पूरी लाइफ। हालांकि वो 5 साल में फिर फ्रस्ट्रेट होकर वहीं निकल लेता है। समझ में आया? तो फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, इतना आसान नहीं है पैसे के पीछे भागना, बहुत दिक्कतें आती है। अब बैकवर्ड, इसीलिए बैकवर्ड एरिया डेवलप हो जाते हैं। अब बैकवर्ड एरिया डेवलप हो गया, बताओ आपको नहीं लग रहा कि यहां पर जो आपके बैलेंस शीट में पैसा आया, इस बैलेंस शीट में जो यहाँ पर असेट बनेंगी वो 100 करोड़ रुपए से बनेंगी, और आपकी कैपिटल कितनी है? 50 करोड़ रुपए। तो बचे हुए 50 करोड़ जाएंगे कहाँ? बोलो। कैपिटल रिजर्व में। इससे पहले के केस में आपकी एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 100 करोड़ रुपए, और उससे एसेट बन रही थी। अब की बार एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50 करोड़, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 50 करोड़। बोलो आ गया समझ में? और ये जो कैपिटल रिजर्व है ये आपकी असेट को रिप्रेजेंट तो करता रहेगा, ठीक है ना, लेकिन बताओ आप इससे क्या नहीं दे सकते कभी भी? अरे फायदा है या नहीं आपका? ये प्योर फायदा है बेटा, ये प्योर फायदा है, लेकिन इससे क्या नहीं दे पाओगे कभी? डिविडेंड नहीं दे पाओगे। कहीं आप बोलो साहब हमारी 100 करोड़ की असेट है और 50 करोड़ रुपए हमने लगा रखे हैं, तो हमें 50 करोड़ का फायदा हो गया, इसे फायदा नहीं मानोगे, इसे क्या मानोगे? बोलो। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, यानी इसे कैपिटल मानोगे। और कैपिटल से कभी भी क्या नहीं दिया जाता? डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो ये फायदा होते हुए भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है डिविडेंड नहीं दोगे। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये रहा बेटा, ये आपका, ये याद कर लेना। ये मैंने कहा ना, जो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 पर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा आपको, पॉइंट नंबर 2 पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। ये आपका जो आपका प्रेजेंटेशन है, इस पर आपके धड़ल्ले से क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सब पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कब होगी? अभी मैंने कहानी सुना दी। किसके लिए पैसा दिया? कैपिटल के लिए पैसा दिया। क्लियर है? यहाँ गवर्नमेंट ने क्या कहा? आपने कहा 100 करोड़ लगेंगे, गवर्नमेंट ने कहा 50 करोड़ हम देते हैं। या फिर गवर्नमेंट क्या बोल रही है आपसे? भाई साहब आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वहां पर, उसका 50% हम दे देंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट चाहे 100 करोड़ हो या 400 करोड़ हो, उसका 50% हम दे देंगे। तो गवर्नमेंट दो तरीके से कमिटमेंट करती है, या तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज के तौर पर, ठीक है ना। और दोनों ही क्या है? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। where the government grants are the nature of the promoters contribution, that is they are given with the reference of the total investment। अभी मैंने बताया, या तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस के तौर पर दे दी जाएगी, एंड अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ द कैपिटल आउटले, या फिर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर दे दी जाएगी कि भाई हम आपकी 50 करोड़ की कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब आपके कितना लगता है हमें लेना देना नहीं। या फिर आप जो लगाओगे उसका 50%, 20%, 30% ये हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, जितना भी लगेगा वट एवर अमाउंट, आप तो लगाओ बता देना, हम 30% दे देंगे, 50% दे देंगे। तो गवर्नमेंट दो तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, दोनों ही क्या है? कैपिटल ही तो है। या तो डायरेक्ट दे दे, या जितना फिक्स एसेट्स में लगाया, जितना आपका बिजनेस में लगाया, उसका 50% दे दे, दोनों ही कैपिटल ही है। नेक्स्ट,
ये बोल रहा है एंड नो रीपेमेंट इज, ये ब्रैकेट वाला छोड़ देना, एग्जाम्पल, एंड नो रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड। और इन जनरल बताओ गवर्नमेंट क्या नहीं लेती वो पैसा, जो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तौर पर देती वो पैसा वापस लेती भी नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि लेगी ही नहीं। मान लो आपके दिमाग में कोई खुराफात आ गई, आपने गवर्नमेंट से कहा सब 100 करोड़ रुपए लगेंगे, गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये लो 50 करोड़ हम देते। आपने बिजनेस ओपन किया, गवर्नमेंट से 50 करोड़ लिए, और बताओ दूसरे दिन, जिस दिन 50 करोड़ आए दूसरे दिन ही बिजनेस को बंद कर दिया। तो बताओ बिजनेस खोलने और बंद करने में कितने का फायदा हो गया। सारी एसेट आप किस पर बेचा है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेचा है, तो भी आपको 50 करोड़ का फायदा हो गया। तो बताओ गवर्नमेंट छीनेगी या नहीं छीनेगी पैसा, भाई छीन सकती है, नॉर्मली बोला है। क्योंकि ऐसी कोई खुराफात करेगा नहीं, कोई आदमी इंडस्ट्री लगाएगा तो वो तुरंत बेच के थोड़ी आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली नो रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड, इसीलिए इन लोगों ने लिखा नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ द ग्रांट आर ट्रीटेड एज, ये पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा जब भी पैसा मिलेगा तो, विच कैन बी नाइदर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड नॉर कंसिडर एज डेफर्ड इनकम। क्योंकि मैंने कहा ना ये फायदा है आपको, आपका बताओ 100 रुपए का असट तैयार हो रहा है, जबकि आपने लगाए कितने 50 रुपए, तो 50 रुपए का फायदा है आपको। तो फायदे को आप क्या नहीं कर सकते बेटा, डिविडेंड नहीं दोगे, नहीं से डेफर्ड इनकम करके पीएनएल में धीरे धीरे ट्रांसफर कर दो आप ना, इसे किस में ले जाओगे आप, बोलो कैपिटल रिजर्व में लेकर जाओगे आप इसे। क्या सबको बात समझ में आई। नेक्स्ट बेटा इसमें चलो ठीक है बेटा यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर है। ये 3 बातें मेरी कंप्लीट हो गई, इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं क्या आते हैं बेटा वो कल हम यहीं से देखेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना, हरे कृष्णा बच्चों, यहीं से कल दोबारा स्टार्ट करेंगे। 3 बातें थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गई।